हर कोई चाहता है कि उसका खुद का घर हो, बट खुद के घर के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि पैसे इकट्ठा करना या फिर बैंक से होम लोन लेना, फिर एक प्रॉपर लैंड ढूंढना जहाँ पे घर बना सके, और लास्ट में एक टेंशन आती है, वो है कंस्ट्रक्शन की। बट अगर मैं कहूँ कि मार्केट में ऐसी कंपनीज है जो आपको रेडीमेड घर बना के देती है, तो दिमाग से कितना बड़ा रिलीफ आता है ना कि ये कंस्ट्रक्शन रोज़ रोज़ के लेबर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठ के प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो रियल एस्टेट का काम करती है, बिल्डिंग्स, फ्लैट, ऑफिस स्पेसेस को कंस्ट्रक्ट करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के पहले आईपीओ के बारे में, जो है मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिन्हें हम लोधा डेवलपर्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कंपनी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रियल एस्टेट डेवलपर्स की इंडिया में क्या ग्रोथ है, आखिर ये इंडस्ट्री चलती कैसे है, और इससे हमें ये भी समझ आ जाएगा कि अगर इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ होगी तो कंपनी की भी ग्रोथ अच्छी होगी। मैक्रोटेक डेवलपर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। मतलब कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो भी ग्रोथ होगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो अगर हम बात करें इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की, तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में 12-15 सालों में कितनी ग्रोथ आई है। देखा जाए तो 2008 में ये मार्केट अराउंड 50 बिलियंस का था, और वहीं 2020 में ये CAGR बढ़ के 180 बिलियंस का हो गया, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 1 ट्रिलियन के CAGR तक चली जाएगी। देखा जाए तो रियल एस्टेट मार्केट में 3 एसेट क्लासेस है, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड रिटेल क्लास, जो कि प्राइमरीली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी ग्रोथ कंट्रीब्यूट करते हैं। बट इस सेक्टर में इतनी डिमांड क्यों है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली वजह तो है इंडिया की पॉपुलेशन बेस, जो कि अराउंड 1.37 बिलियन के आसपास है, जिससे कि ऑब्वियसली डोमेस्टिक डिमांड बेस बढ़ती ही है, जिससे कि फॉरेन के भी काफी सारे बिजनेसेस इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपने ऑपरेशंस यहाँ सेटअप करना चाहते हैं। एक और सबसे बड़ा रीजन है बढ़ता न्यूक्लियराइजेशन इन फैमिलीज। जैसे जैसे लोग जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उससे घरों की डिमांड और कंजम्पशंस और भी ज़्यादा बढ़ रही है। एक और रीज़न जिसकी वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ आने की चांसेस है, वो है ग्रोथ इन इनकम लेवल ऑफ हाउस होल्ड्स। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और उसी हिसाब से उनका कंजम्पशन भी। तो धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास के लोग भी घर अफोर्ड कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक्स में लोन अप्लाई करके अपना खुद का घर बनाना चाहेंगे, तो इससे भी डिमांड इंक्रीज होती है। तो अब ये सारे फैक्टर्स से हमें ये तो समझ आ ही गया है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ तो डेफिनेटली है, बट क्या इस कंपनी में कोई ग्रोथ है? चलिए, तो इसे समझने के लिए अब हम कंपनी के बारे में समझते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के क्या रिस्क और स्ट्रेंथ्स है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा डेवलपर्स, इनके कोर बिजनेस है डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, जिसमें ये मेन फोकस करते हैं अफोर्डेबिलिटी एंड मिड इनकम हाउसिंग पे। करंटली इनके मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन रीजन जिन्हें हम MMR भी कहते हैं, और पुणे में। इवन इनके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि लोधा, कासा बाई लोधा, क्राउन, लोधा क्वालिटी होम्स, और ये सारे ब्रांड्स उनके मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फॉल करते हैं। इसके बाद है इनका दूसरा ब्रांड लोधा लग्जरीज, जो कि प्रीमियम एंड लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है। और लास्ट है आई थिंक लोधा एक्सेलेंस एंड लोधा प्रीमियम एंड लोधा सुप्रीम्स, जो ऑफिस स्पेसेस के लिए है। और ये सारे प्रॉपर्टीज़ के सेल्स के लिए इनके पास एक वेल इक्विप्ड सेल्स टीम है, जिनके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है अक्रॉस इंडिया एंड NRI मार्केट में भी, जैसे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, UK, सिंगापुर एंड US। अब अगर हम बात करें कंपनी की हिस्ट्री की, तो ये स्टार्ट हुई थी 1986 में और इसे फॉर्म किया था अभिषेक M लोधा जी ने, जो कि इनके MD और CEO है। अब ये सब तो हो गई कंपनी की बेसिक डिटेल्स, बट क्या किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ कंपनी का बैकग्राउंड ही काफ़ी है? नहीं, आईपीओ एनालिसिस में तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है कि क्या बिजनेस में सस्टेनेबल मोड है, क्या बिजनेस के फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, क्या कंपनी की फ्यूचर गोल्स प्रॉफिटेबल है, और ये सब का जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबल मोड ऑफ फ्यूचर ग्रोथ की। तो क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी के क्या क्या मेजर स्ट्रेंथ है? चलिए जानते हैं। सबसे पहला है वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड और रिस्पेक्टेबल ग्रुप, दूसरा है डाइवर्सिफाइड बिजनेस,
और तीसरा वेल एस्टैब्लिश ब्रांड और रिस्पेक्टेबल ग्रुप और डाइवर्सिफाइड बिजनेस। अरे इनके तो और कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। ठीक है, चलो इतने से ही काम चला लेते हैं, इतने स्ट्रेंथ्स को ही समझ लेते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें वेल एस्टैब्लिश ब्रांड एंड रिस्पेक्टेबल ग्रुप की, तो क्योंकि ये कंपनी थोड़ी पुरानी है तो ये मार्केट में अच्छी खासी पकड़ ऑलरेडी बना चुकी है और इनके कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं जिससे इनका मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम भी हुआ है, जैसे कि MMR, जहाँ पे इनके पास हाई एंट्री बैरियर है ड्यू टू लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी, हाई प्राइजेस ऑफ लैंड एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड प्रोसेसिंग की वजह से। और इसी का कारण है कि साउथ सेंट्रल मुंबई, थाने एंड एक्सटेंडेड ईस्टर्न सबर्ब्स में इनकी ही लीडरशिप है विद लार्जेस्ट सप्लाई चेन। और अगर बात करें इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस की, तो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स में इन्होंने काफ़ी सारा एरिया केटर किया हुआ है और उसमें भी इन्होंने अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखा है। इससे ज़्यादा इस कंपनी में हम कुछ भी अच्छा नहीं ढूंढ पाए हैं। तो अब बढ़ते हैं रिस्क की तरफ। सबसे पहला रिस्क है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, सेकेंड है डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड है इंक्रीज इन लेबर सप्लाई और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फोर्थ है चेंजेस इन लॉस, फिफ्थ है फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्सेस, सिक्स्थ है नेगेटिव कैश फ्लोज। अरे कितने सारे रिस्क हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलिए इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं, क्या पता हमें और भी रिस्क मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोधा डेवलपर्स का मेन बिजनेस MMR यानी मुंबई पुणे में है, और ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि जैसे रियल एस्टेट मार्केट मुंबई और पुणे में है वैसा ही बाकी के दूसरे स्टेट्स में भी हो। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें बाकी स्टेट्स में बिजनेस करने का थोड़ा कम ही एक्सपीरियंस है। इवन उनके 36 प्रोजेक्ट्स में से 35 प्रोजेक्ट तो मुंबई बेस्ड ही है। और तो और MMR के रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी सारे आउटसाइड फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, जैसे कि आने वाली कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फैक्टर या फिर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइजेस में भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो इन सारे ही फैक्टर्स से कंपनी के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस पे बुरा असर पड़ सकता है। अब अगर बात करें इनके दूसरे रिस्क की, जो है डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स, लोधा डेवलपर्स और इनकी सारी ही सब्सिडरीज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू अपना काम एग्जीक्यूट करवाती है। तो ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्टर्स अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं या काम को वक्त पे ख़त्म नहीं करते हैं या फिर कोई गड़बड़ी करते हैं, तो उसका पूरा जिम्मा कंपनी को उठाना पड़ता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बताए गए क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उस काम को दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें कंपनी का एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगा। इवन अगर टाइम पे काम ख़त्म नहीं हुआ तो मार्केट में उनकी रेप्यूटेशन भी खराब हो जाएगी। और ऐसा एक एग्जाम्पल इनके पास्ट में हुआ भी है। लोधा डेवलपर्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी काउ टाउन इन्फोटेक सर्विसेज ने एक सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन, जो कि उनके लोधा पार्क ब्लू मून प्रोजेक्ट के अंडर फॉल करता था, उसे बनाने के लिए BE यानी बिली मोरिया एंड कंपनी नाम के कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया था। बट उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम को बहुत डिले किया और इसके चलते काउ टाउन ने इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस किया। बट केस का तो कोई सोल्यूशन मिला नहीं, बट यहाँ लोधा का नाम ज़रूर खराब हुआ। अब अगला रिस्क समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जब भी कोई न्यू घर बनवाने का सोचता है तो लोन वोन ले लेने के बाद, लैंड परचेजिंग कर लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन का। और ये तो हम सभी जानते हैं कि घर के कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा जाता है और कितना सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लगता है, और ये सारी ही चीज़ें हमें हमारे बजट के अकॉर्डिंग करनी होती है। अगर घर बनाते वक्त किसी भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कोई भी इंक्रीज आता है तो वो डायरेक्टली हमारे बजट को अफेक्ट करता है। इवन एक और बड़ी परेशानी जो आती है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स। तो अब आप खुद ही सोचिए, जब हमें एक घर बनाने में बजटिंग का इशू कई बार आता है और लेबर्स की भी, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो एक साथ इतनी सारी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करती है, उनको ये सारे फैक्टर्स कितने ह्यूज स्केल में अफेक्ट करते होंगे। बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर, सैंड, डोर्स एंड विंडोज, बाथरूम फिक्सचर्स एंड अदर इंटीरियर फिटिंग्स। अब ये सारे ही प्रोडक्ट्स कंपनी खुद तो मैन्युफैक्चर करेगी नहीं, तो वो ये सारे ही प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी के थ्रू परचेज करती है। बट इन सब की प्राइसिंग और सप्लाई को बहुत सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स अफेक्ट भी करते हैं, और ऐसे में कंपनी तो तभी प्रॉफिट कमा पाएगी जब ये सारे ही चीज़ें वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ला पाए और टाइम पे उन्हें ये सब मटेरियल सप्लाई हो जाए। इसके अलावा अगर देखें तो ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो ऐसे में अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ प्रॉपर नेगोशिएशन नहीं कर पाते हैं तो लेबर्स काम रोक भी सकते हैं, और इन सारे ही फैक्टर्स से इन कंपनीज पे इसका बुरा असर पड़ता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं, तो मतलब कि ये कैपिटल इंटेंसिव कंपनी हुई जिसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो ऐसे में ये अपने वर्किंग कैपिटल को प्री सेल्स के थ्रू फंड करते हैं। थोड़ा हैवी हो गया ना? चलिए इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब कि जब ये प्लान करते हैं कि किसी एरिया में इन्हें बिल्डिंग या फ्लैट बनाने हैं, तो ये ट्राई करते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन के वक्त ही 80% ऑफ द प्रॉपर्टी इनकी सोल्ड आउट हो जाए, ताकि उन पैसों से ये अपने वर्किंग कैपिटल को फंड कर सके। बट ये डेफिनेटली बहुत ही अनसर्टेन तरीका है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल ही हो और हर बार इन्हें प्री सेल्स के थ्रू इतने अच्छे फंड्स मिल जाए। और अगर बात करें इनके वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं, इनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, वो भी ह्यूज अमाउंट के तौर पर। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग सब्जी की तरह नहीं खरीदते। ऑब्वियसली ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बहुत बड़े ड्रॉबैक के बारे में, जो है इनका डेट। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 2020 इनके ऊपर कुछ 1,86,000 मिलियन के आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स हैं, जिसमें से 1,84,000 मिलियन सिक्योर्ड डेट है और 1,600 मिलियन अनसिक्योर्ड। और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इस कंपनी के कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, यानी ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझ पर कोई लीगल केस चल रहा है जिसमें मेरे ऊपर पेनल्टी है 1 लाख रुपए की, तो मेरे लिए ये 1 लाख रुपए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हुआ, क्योंकि अगर मैं केस हार गई तो मुझे 1 लाख रुपए की पेनल्टी देनी होगी, और अगर मैं जीत गई तो नहीं देनी होगी। तो सेम इस कंपनी के साथ भी है। वैसे तो हम जब भी आईपीओ एनालिसिस करते हैं तो हर एक कंपनी के ऊपर या उनके प्रमोटर या डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ ना कुछ लीगल केसेस तो होते ही हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते। बट इस कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में तो कुछ अलग ही बात है। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 2020 इनके टोटल कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है अराउंड 7,800 मिलियंस। अगर हम देखें तो इस कंपनी की अगर हम टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को ऐड अप कर दें तो ये 2020 में उसके नेटवर्थ का भी 8 to 9 टाइम्स रहा है। और ये फिगर तो पहले और भी वर्स था, 2018 में 26 टाइम्स और 2019 में 13 टाइम्स। और देखा जाए तो कंपनी का आईपीओ लाने का मेजर रीज़न भी अपने डेट को जल्दी से पे ऑफ करना है, और लैंड एक्विजिशन भी एक रीज़न है। इवन ये आईपीओ के नेट प्रोसीड्स को कुछ इस तरह से यूटिलाइज भी करने वाले हैं। अब अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का कैश फ्लो की तो बहुत ही बुरी हालत रह चुकी है। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ साल नेगेटिव था और 2020 में जाके पॉजिटिव हुआ है। इवन इनका पैट मार्जिन भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही हाई है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी घट रहा है। और इवन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, जिसकी वजह से मार्जिन भी घट रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल तो वीक है ही, साथ ही इसके फाइनेंशियल्स भी कुछ खास नहीं है। जबकि देखा जाए तो इस फील्ड के और भी कंपनीज हैं, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट, शोभा लिमिटेड, ओब्रॉय रियलिटीज एंड डीएलएफ लिमिटेड। बट दिखाने में तो लोधा डेवलपर्स इन सबसे आगे हैं इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव सेल्स एंड स्क्वायर फीट ऑफ एरिया डिलीवर्ड। बट अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो इसका इंडस्ट्री एवरेज पी है अराउंड 51 टाइम्स, और ये कंपनी आईपीओ ला रही है 483 रुपीज़ पे, और इस कंपनी का पर्टिकुलरली पी है 23 टाइम्स। तो अगर हम इसको इंडस्ट्री और पीयर से कंपेयर करें तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड ही लग रही है। बट जैसा कि हमने कंपनीज के इतने सारे रूप होल समझ लिए हैं, तो ज़्यादा ना घुमाते हुए हम तो यही कहेंगे कि ये आईपीओ में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं रहना चाहिए। ऑल्दो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है और आप जुआ खेलने के मूड में हैं तो आप जा सकते हैं। अब देख लेते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। इनके कुछ प्रमोटर्स की अपनी 100% होल्डिंग है, जिसमें से 10% स्टेक इस आईपीओ के थ्रू वो सेल ऑफ कर रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड है 483 रुपीज़ से 486 रुपीज़। आईपीओ आ रहा है 7 अप्रैल से 9 अप्रैल, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 22 अप्रैल। आई होप आपको आज का हमारा ये आईपीओ एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। थैंक यू।